Good morning, student. Welcome to SBI ऑनलाइन क्लास 7 हिंदी मीडियम पाठ 2 वीर वंदा बैरागी। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 2 वीर वंदा बैरागी नामक कहानी को पढ़ करके समझाऊंगी। ये कहानी एक ऐसे वीर पुरुष की है जिसका स्मरण आज भी हमारे देश में सभी लोग करते हैं। इस पाठ को मैं वाचन करने जा रही हूँ। भारतवर्ष का इतिहास वीर पुरुषों की क्रांतिकारी गाथाओं से भरा पड़ा है। इन महापुरुषों में वीर वंदा बैरागी का स्थान बहुत ऊंचा है। वीर बैरागी के समान भारत ही क्या दुनिया के किसी देश के इतिहास में ऐसी वीर गाथा नहीं मिलती जो इनके जीवन में मिलती है। वह एक राजपुरुष और उत्तम न्यायकर्ता थे। इन गुणों के कारण आज भी वे हमारे हृदय के सम्राट हैं। सम्राट का अर्थ होता है राजा। वीर वंदा बैरागी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनका केवल वीर पुरुषों के रूप में ही बहुत ऊंचा स्थान नहीं है, वरन वे ईश्वर भक्ति, ज्ञान और धार्मिक शक्ति से भी परिपूर्ण थे और राजसत्ता प्राप्त करने पर भी उन्होंने वैराग्य को नहीं छोड़ा। वीर बैरागी का जन्म कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में एक किसान डोगरा राजपूत राजा श्री रामदेव के घर 27 अक्टूबर सन 1670 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव रखा गया। वे बचपन से ही चंचल स्वभाव के थे। इनका क्रीड़ा स्थल घर आंगन न रहकर जंगल बना। जब वह 14 वर्ष के हुए तो एक दिन शिकार करते समय उनके बाण से एक हिरनी का वध हो गया। हिरनी के पेट में से 2 बच्चे निकले जो उसी समय तड़प तड़प कर मर गए। यह देखकर लक्ष्मण देव को बहुत दुख हुआ और इस दुख के कारण उन्होंने घर बार छोड़ दिया। वैराग्य से भरे हुए साधु वैरागी जानकी प्रसाद दास के पास जाकर इन्होंने वैरागी ज्ञान की दीक्षा ली और वहां इनका नाम माधवदास बैरागी रखा गया। इन्होंने वैराग्य धारण कर ईश्वर भक्ति में सालों तपस्या की। इसके बाद वह तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार, बद्रीनाथ, काशी होते हुए दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ पहुंचे। वहां उन्होंने अपना एक स्थायी आश्रम बनाया। वैरागी की तपस्या का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वहां के लोगों में इनके प्रति अटूट श्रद्धा हो गई। वे गरीबों और बीमारों की सहायता करते। वहां आकर लोग श्रद्धा से नतमस्तक होते। श्री माधवदास बैरागी इतने विख्यात हो चुके थे कि हजारों की संख्या में लोग इनके दर्शन करने आते। वे उन लोगों को सद्भावना सम्मान देते, लेकिन पाखंडियों को आश्रय नहीं देते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ उनकी भेंट ने उनके जीवन की धारा को बदल दिया। गुरु महाराज जी के साथ उनकी भेंट 3 सितंबर सन 1708 ईस्वी में हुई। गुरुजी ने वंदा बैरागी को पंजाब की परिस्थितियां बताईं और उन्हें अमृता की दास बख्श कर बंदा सिंह बहादुर खिताब दिया। इसके साथ उत्तर भारत जाने की प्रेरणा दी। वैरागी यह सब सुनकर द्रवित हो उठे कि उत्तर की ओर जाने को तैयार हो गए। इस समय उनकी बचपन की शिक्षा काम आई। वे न सिर्फ
एक वीर साहसी योद्धा थे, बल्कि वे कुशल सेनापति भी थे। गुरुजी ने उन्हें 25 व्यक्ति, एक तलवार और 5 तीर दिए। उनके कुशल सेनापति होने का भी यह प्रमाण है कि उन्होंने पूरी योजना तैयार की कि कहां से सेना का गठन किया जा सकता है और साधन जुटाए जा सकते हैं। वे भरतपुर से राजस्थान होते हुए शक्तिशाली सेना लेकर पंजाब पहुंचे और शत्रु पर अचानक टूट पड़े। जिन लोगों ने गुरुजी को त्रस्त किया था, उन सब ने बंदा बैरागी ने चुन चुन कर बदला लिया। उन्होंने फतेहाबाद, सिरसा, कैथल और सोनीपत पर विजय प्राप्त की। इसके बाद राज सिंह की ईंट से ईंट बजाई और गुरुजी के साहबजादों का बदला लिया। गुरु गोविंद जी के बालकों को वजीर खां और दीवान सुच्चानंद ने ही मरवाया था, क्योंकि वजीर खां ने ही गुरु को दीवारों में चुनने के लिए औरंगजेब को सलाह दी थी। सुच्चानंद ने सूबेदार को सलाह दी थी कि दुश्मनों के बच्चों को समाप्त करना अच्छा है, ताकि आगे वे भय तो ना रहे। इसके बाद बैरागी ने जलालुद्दीन के गांव पर हमला किया। उसके 10,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया तथा सठौरा पर विजय पाई। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं अगले वीडियो में यह पाठ जारी रखूंगी। Hello student, have a pleasant morning to one you all. I really welcome you on this video lecture class. Student, the class is for 7th and the subject of today is English literature. Today's subject is English literature and the chapter number 1. The chapter number 1, A Legend Veer Savarkar. A Legend Veer Savarkar. Yesterday I have started this chapter, the legend Veer Savarkar. The word legend is written over here. So what's the meaning of the legend? A great personality. A great personality. So I have started this chapter in our previous classes. 4 paragraphs were completed. So today we will continue from paragraph number 5th. Students, I have also written some words over here, some difficult words for you, so that you can see the meaning of these one. Assassination. What's the meaning of the assassination? Assassination means murder, slaughter. Murder, slaughter. Its Hindi meaning is hatya kar dena. Hatya kar dena. And the second one, conspicuously. Conspicuously means evidently, संतुष्ट रूप से. Third one is prominent. Prominent means popular or famous. Popular or famous. And fourth one is toiled. Fourth one is toil. So student, toil means work hard. कठिन परिश्रम करना. Toil means work hard. Fifth one is appeasement means consolation, तुष्टिकरण. The last one, acquitted. Acquitted means find not guilty. To release someone. निर्दोषी साबित होना, दोषी ना. Right? So these are the words, difficult words for you. You can see them. Look at the blackboard, everyone. Students, I just want to memorize you the story that we were discussing yesterday. The story was that Veer Savarkar really worked hard for India. He was really working hard for the India. And for what he was working? He was working against the British rule, against the exploitation of the British government that he were doing for Indian people. So government immediately enforced a ban on the publication in both Britain and India. Britain in India. The British government immediately enforced a ban on the publication in both Britain and India. So British government ने जो बुक उन्होंने लिखी थी उस पे बैन लगा दिया
कि इसका पब्लिकेशन ना तो इंडिया में होगा ना ही ब्रिटेन में होगा। लेटर इट वॉज पब्लिश्ड बाय मैडम जी विकाजे कामा इन हॉलैंड and it was published in Holland. It was published in Holland and was smuggled into India to reach revolutionaries working across the countries against British rule. But for this reason, it was smuggled. Smuggled means tashkari karna. The publication was that book was only Holland, but it was smuggled by some revolutionaries, by some रिबल्स, कुछ विद्रोहियों के द्वारा इसको इंडिया में भी लाया गया बिकॉज इट वॉज वर्किंग अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन 1909 मदनलाल धींगरा, a keen follower of Savarkar, shot Sir Wiley after a failed assassination attempt on the then Viceroy Lord Curzon। 1909 में मदनलाल धींगरा जो कि सावरकर के फॉलोवर थे, उनके समर्थक थे, वो क्या शॉट सर वाइले, उन्होंने सर वाइले की हत्या कर दी क्योंकि उनके ऊपर क्या हुआ था, फेल्ड एसिनेशन, यानी जो असफल हो गया था, एक अटेम्प्ट किया गया था, प्रयास किया गया था उनकी हत्या करने का। एट व्हाट टाइम, वायसराय लॉर्ड कर्जन, जब वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। सावरकर कॉन्स्पिरेशनली डिड नॉट कंडेम द एक्ट व्हेन द ब्रिटिश कलेक्टर ऑफ नासिक एएमटी जैक्सन वाज शॉट बाय द यूथ। Conspicuously word is written evidently, so स्पष्ट रूप से। So वीर सावरकर ने इस घटना की निंदा नहीं की, he did not despise this act and he tried to get some evidence of this act। उसने इस एक्ट को, जो ये घटना हुई थी, उसके कुछ एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की। At what time, when the British collector of नासिक के ब्रिटिश कलेक्टर एएमटी जैक्सन was shot by a youth। फिर क्या होता है कि नासिक के जो कलेक्टर ऑफ नासिक एएमटी जैक्सन was shot, वो एक यूथ के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। वीर सावरकर finally fell under the net of British authority। So इस घटना का दोषी किसको माना जाता है, वीर सावरकर को, और वो he came under the clutches of ब्रिटिश अथॉरिटीज, यानी ब्रिटिश अथॉरिटी के कब्जे में, यानी शिकंजे में वो आ जाते हैं। He was implicated in the murder, citing his connection with India House, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि जो ये मर्डर हुआ था इसमें कनेक्शन है इंडिया हाउस का। सावरकर was arrested in London on March 13, 1910 and was sent to India। उनको अरेस्ट कर लिया गया 1910 में 13 मार्च को और उनको फिर इंडिया भेज दिया। After a formal trial, Savarkar was charged with serious offence of illegal transportation of weapons। सावरकर के ऊपर एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस यानी अपराध घोषित किया गया, क्या, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, यानी अवैध हथियार लाने ले जाने का, मतलब लाने ले जाने का ये काम करते हैं। प्रोवोकेटिव स्पीचेस एंड Sending was sentenced to 50 years of jail and deported to the Kalapani at Andaman jail। मतलब उनको ये चीजें इलीगल ट्रांसफॉर्मेशन का ऑफेंस लगाया गया उनके ऊपर, और वो बहुत ही ज्यादा ऐसी एग्रेसिव स्पीचेस देते हैं, लोगों को भड़काने वाली भाषण देते हैं। इसकी वजह से उनको क्या किया गया, 50 इयर्स जेल की सजा दी गई, पनिशमेंट, एंड काला पानी, जिसको कहते हैं काला पानी, ब्लैक वाटर्स की सजा दी गई उनको अंडमान जेल। In 1920, many prominent freedom fighters, including Vittal Bhai Patel, Mahatma Gandhi, and Bal Gangadhar Tilak, demanded the release of Savarkar। So these were also the freedom fighters of India. So they also did a lot of work to get him free। उनको छुड़वाने के लिए, उनको रिलीज करवाने के लिए वो लोग भी बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे थे। एंड व्हाट वर द नेम ऑफ दोस पीपल, विठल भाई पटेल, महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक। सावरकर on May 2, 1921, Savarkar was moved to रत्नागिरी जेल and from there to यरवदा जेल, यानी पहले उनको रत्नागिरी जेल में, फिर यरवदा जेल में उनको भेजा गया। In रत्नागिरी जेल, Savarkar wrote the book हिंदुत्व। वहाँ पर उन्होंने एक बुक लिखी हिंदुत्व, that the name of that book was हिंदुत्व,
On January 6, 1924, he was freed under the condition that he would not leave Ratnagiri district and abstain from political activities from the next 5 years. ये कहकर उनको रिलीज किया गया, रिलैक्सेशन दिया गया कि you will not go anywhere from this place. It means you have to remain in Ratnagiri. तुमको यहीं पर रहना है और अब तुम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे नेक्स्ट 5 years. On his release, Veer Savarkar founded the Ratnagiri Hindu Sabha on January 23, 1924. The aim to preserve India's ancient culture and work for social welfare. इसके बाद जब वीर सावरकर रिलीज हो गए, उसके बाद क्या करते हैं, उन्होंने एक रत्नागिरी हिंदू सभा जनवरी 23, 1924 में ऑर्गेनाइज करी, जिसका क्या एम था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट सभा? द पर्पस वाज दैट टू प्रिजर्व इंडियाज एंशिएंट कल्चर, यानी इंडिया की जो सभ्यता, जो संस्कृति है, उसको प्रिजर्व रखना, उसको संरक्षित करना, एंड वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, और समाज के कल्याण के लिए काम करना. लेटर Savarkar joined Tilak Swaraj Party and founded the Hindu Mahasabha as a separate political party. इसके बाद सावरकर ने तिलक स्वराज पार्टी ज्वाइन करी और हिंदू महासभा एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाई. He was elected the president of Mahasabha and toiled for building Hindu nationalism and later joined the Quit India movement. So because of his work, because of his unique work, he was appointed as a president of Mahasabha and toiled. Toiled means work hard. I have written over here. Toiled means कठिन परिश्रम करना. उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया हिंदू नेशनलिज्म को, यानी जो राष्ट्रीयता होती है, हिंदू की जो राष्ट्रीयता होती है, उसको बचाने के लिए. एंड लेटर ज्वाइन द क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके बाद में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन किया. The last paragraph is left. The Hindu Mahasabha opposed creation of Pakistan. हिंदू महासभा ने पाकिस्तान की क्रिएशन को, पाकिस्तान में जो पार्टीज बनाई जा रही हैं, उनका अपोज किया. क्यों? took exception to गांधी जी's continued Muslim appeasement sentences. क्योंकि उसमें क्या था, उसके तुष्टिकरण के लिए कि गांधी जी wanted to satisfy the Muslim people also. So because of that he opposed the parties and the things that were going on in the Pakistan. He opposed them. उन चीजों का अपोज किया. नाथुराम गोडसे, a volunteer of the Hindu Mahasabha, assassinated Gandhi in 1948 and upheld his action till his hanging. तो गांधी जी की हत्या किसने कर दी? नाथुराम गोडसे ने, जो हिंदू महासभा के सदस्य थे. In which year he was died? In 1948. Veer Savarkar was arrested and indicated by the government of India in the Mahatma Gandhi assassination case. लेकिन वीर सावरकर को इस केस के सिलसिले में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने उनको भी अपने उसमें ले लिया. But he was acquitted by the Supreme Court of India because Indian government also suspected that he had did something against Gandhi ji. But सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया, उनको छोड़ दिया, एक्विटेड मतलब फाइंड नॉट गिल्टी, उनको दोषी नहीं पाया. because the Supreme Court had not any reasonable evidence. उनके पास कोई भी reasonable evidence नहीं था. वीर सावरकर died on Feb 26, 1966 at the age of 83. So at the age of 83, a legend Veer Savarkar was died. So student, the chapter is completed today. The first chapter is completed. The exercise of this chapter will continue in our next class. It's enough for you today. So thank you and have a nice day to one you all. Myself, Rakesh Kumar, maths teacher of Shivaji Group of Institution. मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है. तो अब इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.2 का अध्ययन करेंगे. पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर ली थी.
तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका। पहले क्वेश्चन में 10 पार्ट है, तो सेकंड और 10 पार्ट होता है। तो पहला पार्ट है 3/4। 3/4 का मतलब समझिए, 3/4 का मतलब है किसी भी एक चीज के, एक वस्तु के 4 बराबर हिस्से कर दिए जाएं। अगर इस तरीके से हम 4 बराबर हिस्से कर दें और प्रत्येक को बराबर बराबर मान लें, तो ये प्रत्येक हिस्सा 1/4 हो गया। 1/4 और 1/4, 1/4 और 1/4। तो इस प्रकार से अगर हम 3 हिस्सों को मिला दें तो ये 3/4 हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि अब हमको किसी भी चीज के 4 पार्ट करने, जितने हर होता है उतना ही 4 पार्ट करते हैं। तो हम संख्या रेखा ऐसे बनाएंगे, क्योंकि धनात्मक संख्या है इसलिए 0 हम पहले लेफ्ट साइड से लिखेंगे और इस तरीके से 1 2 3, 1 2 3, ये आपकी संख्या रेखा। 3/4 क्योंकि अंश छोटा है हर बड़ा है, तो इसका मतलब है ये संख्या 1 से छोटी है, तो ये 0 और 1 के बीच में ही होगी। अब हमें 0 और 1 के बीच वाले डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो इसमें 1 2 3 लाइन्स इसमें खींच लें, तो ये 4 बराबर पार्टों में बढ़ गया, 1 2 3 और 4। अब पहला पार्ट आपका क्या है, 1/4, 1/4। सेकेंड पार्ट 2/4 और थर्ड पार्ट है 3/4। यानी 0 से ये डिस्टेंस जो आपको मिल गया, ये आपका 3/4 होगा। इसी प्रकार से अब 10th पार्ट में है, इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो पहले हम इस संख्या को मिश्र भिन्न में लिखेंगे, यानी हर का भाग अंश में देंगे, तो 7 दूनी 14 और 1 बच गया, 2 सही 1/7। अब हमको ये पता चल गया कि 15/7 जो संख्या है ये 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। तो इसको संख्या रेखा में लिखने के लिए पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे। तो 0, अब ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। चूंकि 2 और 3 के बीच में है संख्या, तो 2 तो ये पूरा लेना होगा, यानी 0 से ये 2 हम पूरा लेंगे। और चूंकि रोल नंबर में अब 2 के आगे 2 से 3 के बीच वाले पार्ट को हमें कितना हर है इसका 7, तो इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो हमें 6 लाइनें इसमें खींचनी होगी, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमने इसके 7 पार्ट कर दिए। अब देखिए पहला वाला पार्ट कौन सा है, 1/7, यानी 2 होल 1/7। और यही हमको मालूम करना है, यानी टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये आपका 2 होल 1/7 या 15/7 है। शायद समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इसके आगे वाले पार्ट सभी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कुछ पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से समान हैं और कौन से असमान हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं, समान और असमान बताना। फर्स्ट पार्ट में है -15/45 और तथा -16/48। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है, या कीजिए निम्न परिमेय संख्याओं में कौन सा पेयर युग्म या जोड़ा समान है। तो ये पहला पार्ट है, इसको हम हल साफ करके बता रहे हैं और इसका दूसरा पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए फिर से लिखूं, -15/45 तथा -16/48। तो देखिए 15 से 45 सीधे से भाग जा रहा है, तो 15 एकम 15 -1 15 से 45, ऐसे ही 16 एकम 16 और 16 से 48। तो ये भी हो गया -16/48।
1/3 तथा -1/3 अतः ये दोनों में 1/3 यानी दोनों को रिड्यूस करने पर -1/3 आया हुआ है, इसलिए ये दोनों समान है। और अगर ये दोनों समान न होते तो लिख देते असमान है। तो इस प्रकार से आप इसका भी सेकंड पार्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए जोड़ों में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसमें भी आपके 6 पार्ट हैं, तो हम एक पार्ट पहला ही बता रहे हैं। पहला पार्ट है -7/9 -5/20 तो अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इसको बताने के लिए हमें दोनों हरों का यानी 9 और 21 का एलसीएम लेना होगा। दोनों हरों का एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, 21 तिया 63 और 9 सत्ते 63, यानी 63 एक ऐसी संख्या है जो 21 और 9 से विभाजित हो जाती है। तो इनका एलसीएम लिया हमने 63। 9 से भाग देंगे 63 में 7 बार जाएगा, 7 का गुणा हमें अंश में करना होगा तो -7 सत्ते 49 का 21 से भाग देंगे तो 21 तिया 63 3 बार गया और 3 का गुणा -5 से करेंगे तो -15 हो गया। अब अगर हम दोनों को अलग अलग करें तो ये संख्याएं हो सकती हैं -49/63 और -15/63। तो ध्यान रखना है, ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या छोटी लग रही होती है वो बड़ी होती है। इसका मतलब -15/63 -49/63 से बड़ा है। तो ये किसका किस भिन्न का है, 5/21 का। तो ये भिन्न बड़ी हो गई, यानी -5/21 इज ग्रेटर देन -7/9। ये आंसर मिल गया आपको। तो इसी प्रकार से इसके दूसरे पार्ट का आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है आरोही क्रम में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 3/5 कामा 3/5 कामा -8/15 8/-15 कामा -7/10 -7/10 कामा -17/30 -17/30। तो इन संख्याओं को आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो क्रम आपके पास दो हैं, एक आरोही एक अवरोही, यानी छोटे से बड़ा लिखेंगे तो ये आरोही क्रम हो गया। पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी लास्ट में सबसे बड़ी, तो ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, उसे अवरोही क्रम कहते हैं। तो आप इसमें पहले तो हरों को समान करते हैं यानी एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 से सबसे बड़ी संख्या 30 है, यानी 30 सभी से विभाजित हो जाती है, इसलिए इनका एलसीएम 30 होगा। यानी एलसीएम ऑफ 5, 15, 10, 30 = 30। तो हम इन संख्याओं को फिर से लिख सकते हैं 3/5 कामा -8/15 कामा -7/10 कामा -17/30। तो इस प्रकार से माइनस हमें सब ऊपर अंश में लगाएंगे। तो इनका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हुआ 30। 5 से भाग देंगे, 5 × 30 = 18 और 15 × 30 -16 हो गया। 10 × 3 = 30, 7 × 21 -21 हो गया। 30 × 1 = 30 और कामा -17 हो गया। अलग अलग अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 18/30 कामा -16/30
कामा -21/30 कामा -17/30 इस प्रकार से हमको मिल गया। तो चूंकि ये संख्या धनात्मक है तो ये तो सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी संख्या जिसका अंश सबसे बड़ा होगा ऋणात्मक संख्या में यानी -21, ये सबसे छोटी संख्या है। और ये है किसका, तीसरे नंबर पर है -7/10। तो आरोही क्रम में लिखेंगे पहले -7/10 और इस मार्ग में। अब इसके बाद कौन सी होगी, 17/30 और -17/30 लास्ट में है -17/30 और फिर इसके बाद है -16/30। तो किसकी है 8/-15 और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आपको ये मिल रही है 18/30। किसकी संख्या है 3/5। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया। अगर इसी में हमको अवरोही क्रम में लिखना होता तो पहले इसको लिख देते इधर, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते और लास्ट में इसको लिख देते जाके। तो आरोही और अवरोही क्रम आप समझ गए। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में अवरोही क्रम में लिखना है और क्वेश्चन नंबर 4 में आरोही क्रम में लिखना है। तो आप समझ गए होंगे और आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास 7 भूगोल पार्ट 1 पर्यावरण में पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया था और आज मैं भौतिक पर्यावरण के भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भौतिक पर्यावरण के स्थल मंडल और जल मंडल को समझाया था। आज मैं आप लोगों को जैव मंडल को समझाने जा रही हूँ। जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। बच्चों जैव मंडल क्या होता है, पृथ्वी की वह पहली परत जिसमें जीवन व्याप्त है, जैव मंडल कहलाता है। जैव मतलब जीवन, इसमें वे सभी जीवित और जो मृत हो गए हैं सभी लोग आते हैं। तो जैव मंडल का मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी की वह पहली परत जिसमें जीवन है। जैव का अर्थ है जीवन से संबंधित तत्व। जैव मंडल का विस्तार समुद्र के भीतर 11 किलोमीटर तक गहरा तथा धरती पर 17 किलोमीटर ऊपर तक आका गया है तथा इसकी मोटाई 28 किलोमीटर तक नापी गई है। इसी घेरे के अंदर सभी प्रकार के जलीय, स्थलीय, नभचर जीव एवं पेड़ पौधे सम्मिलित हैं और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जैव मंडल का निश्चित पर्याप्त भाग पाया जाता है। और जैव मंडल का सबसे प्रमुख प्राणी क्या है, मनुष्य को कहा जाता है। तो जैव मंडल का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी की पहली परत जिसमें जीवन व्याप्त है। बच्चों पर्यावरण के घटक, अजैविक या भौतिक पर्यावरण जिसमें क्या आता है बच्चों हमारा स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जैविक पर्यावरण में हमारा वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण आता है। तो जैविक संगठन हमारे कौन से हैं, पादप, जीव और सूक्ष्म पादप। तो सबसे पहले बात हम करते हैं पादप, प्लांट्स। पादप जैविक संगठकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पौधे ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका उपभोग पौधे स्वयं करते हैं और साथ ही मानव सहित जंतु अथवा सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर रहते हैं और अपना आहार वो स्वयं तैयार करते हैं। दूसरा संगठन क्या है हमारा, जीव।
जीव क्या होता है बच्चों? जीव में दो तरह के जीव आते हैं, परितोषित और स्वपोषित। तो परिपोषित जीव क्या होते हैं हमारे? परिपोषित जीव ये होते हैं जो अपना आहार का स्वयं निर्माण करते हैं, खुद से अपने आहार का वो निर्माण करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। और स्वपोषी जीव क्या होते हैं? जो अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो दो तरह के जीव होते हैं, परिपोषित जीव और स्वपोषित जीव। तो ये हमारा दूसरा संगठक है। तो बच्चों जैविक संगठक में मैंने अभी बताया आपको पादप जीव। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहते हैं। ये मृत पौधों, जानवरों के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर विनियोजित करते हैं। विनियोजन प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं। तो बच्चे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये मृत जानवरों के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, और वियोजन प्रक्रिया के दौरान ये क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक आते हैं। तो बच्चों जैविक संगठन के तीन महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पादप। पादप क्या है? पादप जैविक संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि पौधे ही जैविक पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, और मनुष्य जाति पौधों पर निर्भर करती है, और पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और उसके बाद जीव में दो जीव आते हैं, परिपोषित और स्वपोषित। परिपोषित जीव अपना आहार अपने आहार का स्वयं निर्माण करते हैं, और स्वपोषित जीव अपने आहार के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बच्चों? सूक्ष्म जीव मृत पौधों, जानवरों के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, और वियोजन की प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं। तो बच्चों अमेरिकी साहित्य के अनुसार पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, एंथोस्फीयर। एंथोस्फीयर मतलब मानव निर्मित वस्तुएं। और जैव मंडल में क्या आता है हमारा? जीव, वनस्पति और जीवाणु। तो ये हमारा क्या है? अमेरिकी साहित्य के अनुसार पर्यावरण के घटक। तो ये हमारे क्या हो गए? अमेरिकी साहित्य के अनुसार पर्यावरण के घटक। तो बच्चों अब हम बात करते हैं, अभी तक बात की थी भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो यह पर्यावरण समाज और इसकी संस्कृति के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो मनुष्य क्या है बच्चों? एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे समाज में रहकर समाज के नियमों और आदर्शों का पालन करना पड़ता है। अगर वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में भी चला जाता है तो भी वहाँ पे अपनी वो संस्कृति को बनाए रखता है, और दूसरे देश की संस्कृति को क्या करता है? अपनाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में वो सभी चीजें आती हैं जो व्यक्ति की संस्कृति से संबंधित है, उसके सामाजिक मूल्यों से और आदर्शों से संबंधित है। तो बच्चों आपको पता चल गया कि पर्यावरण के तीन प्रकार होते हैं, और पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के एनवायरनमेंट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है आवरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब है चारों ओर से घिरा हुआ। तो हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई देती हैं, मेज, कुर्सी, व्यक्ति, ये सब क्या है? ये हमारे पर्यावरण में शामिल होते हैं। तो पर्यावरण में सभी जीवित और मृत वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण के तीन प्रकार होते हैं, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण क्या होता है बच्चों? पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान वायु की परत को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बीच में कार्य करता है। तो वायु Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. I am your history teacher and this is your history class. Today I will explain you chapter first, नए राजा और राज्य। नए राजा और राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि इतिहास यानी इतिहास क्या है। तो इतिहास हमारे प्राचीन काल या प्राचीन घटनाओं को क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के समय को हम आदि समय यानी आदि समय से 8वीं शताब्दी तक मानते हैं। यानी प्राचीन काल हमारा कब था? आदि समय से 8वीं शताब्दी तक। मध्यकाल यानी मध्यकाल कब था? 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। और आधुनिक काल यानी आधुनिक काल कब था? 18वीं शताब्दी से अब तक, यानी अब तक का जो टाइम है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। हमारे प्राचीन काल आदि समय से यानी पुराने समय से 8वीं सदी तक था, मध्यकाल 8वीं से 18वीं सदी तक था और आधुनिक काल 18वीं से अब तक के समय को हम हमारे इतिहास के समय को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राचीन काल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, प्राचीन काल के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि आदि समय यानी आदि काल में या प्राचीन काल में मनुष्य किस प्रकार रहता था, उसकी वेशभूषा क्या थी, उसका व्यवसाय क्या था, उसने किस तरह से धीरे धीरे आग का आविष्कार किया, फसलें उगाने लगा तथा पशुओं को पालना स्टार्ट किया तथा उसने पहिए का आविष्कार किया। मैंने सबसे बड़ा जो उसका आविष्कार था वो पहिए का आविष्कार था। अब क्लास 7 में हम स्टार्ट करते हैं मध्यकाल के बारे में। यानी मध्यकाल क्या था? तो मध्यकाल के बारे में यानी मध्यकाल का जो समय था वो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच था। तो प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में दक्कन तथा दक्षिण भारत में शक्तिशाली राज्य अस्तित्व में थे। यानी पुराने समय में क्या था कि दक्षिण भारत जो था पूरे स्ट्रॉन्गेस्ट था। दक्षिण भारत के जो भी राजा थे या शासक थे वह पूरी तरह से शक्तिशाली थे। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत श्रेणी राज्यों की सीमाएं निर्धारित करती थी। प्राचीन काल में क्या था कि जो विंध्य पर्वत थे विंध्य पर्वत श्रेणी जो थी वो राज्यों की सीमाएं वहां से जो राज्य होते थे वह हमारे वहां से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बटे हुए थे। इस समय उत्तर भारत के शासक जो थे यानी प्राचीन काल में क्या था, उत्तर भारत के जो शासक थे वह दक्षिण के क्षेत्रों पर अधिकार करने की इच्छा जागृत करते थे। इसका मतलब ये था उत्तर भारत के शासक दक्षिण भारत की सीमाओं पर अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय उत्तर भारत के जो भी ब्राह्मण थे उन्हें एक विशेष दर्जा या विशेष स्थान प्राप्त था। उन्हें दक्षिण भारत के शासकों द्वारा आमंत्रित किया जाता था तथा उन्हें विशेष करों पर कुछ छूट भी दी जाती थी। इसीलिए इस समय को यानी इस काल को उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के एकीकरण का काल कहा जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह समय जो था वो उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के एक ही काल का समय था। सबसे बड़ी बात कि पूर्व मध्यकाल के दौरान जब पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल से मतलब हमारा है कि पूर्व मध्यकाल के समय जब मध्यकाल की स्टार्टिंग का टाइम, उत्तर मध्यकाल जब मध्यकाल के लास्ट का टाइम। तो पूर्व मध्यकाल के दौरान क्या था, दक्कन के कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे जिनमें अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू चैप्टर हम अध्ययन करेंगे पाल वंश के बारे में। पाल वंश क्या था? पाल वंश का शासन यानी पाल वंश का जो शासन क्षेत्र था वो उस समय भारत में क्या था, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में था। यानी पाल वंश का जो शासन था या पाल वंश के शासन का जो क्षेत्र था वो उस समय क्या था, बिहार था,
झारखंड था तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में था। इस राजवंश की स्थापना यानी पाल वंश की स्थापना भोपाल के द्वारा कब यानी 750 ईस्वी यानी 750 ईयर्स में की गई थी। यानी पाल वंश की स्थापना भोपाल द्वारा 750 ईस्वी में की गई। गोपाल तथा उसका पुत्र माने गोपाल तथा उसका पुत्र जो था एक योग्य शासक थे, एक कुशल योद्धा थे तथा इनकी जो शासन व्यवस्था थी वह बहुत ही सुदृढ़ थी। माने शासन इनका जो भी था वह सुदृढ़ था। इन्होंने अपनी सेना माने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब पाल वंश यानी पाल वंश में पाल वंश यानी गोपाल तथा इनके पुत्र धर्मपाल यानी धर्मपाल के द्वारा इन्होंने अपनी सेना को विशाल माने इन्होंने अपनी सेना को विशाल तथा शक्तिशाली यानी विशाल तथा शक्तिशाली बनाया था तथा प्रजा को पूरी तरह से समृद्ध बनाया। माने इनकी जो प्रजा थी वो कैसी थी, समृद्ध थी, यहाँ किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। पाल वंश जो था, पाल वंश के जो शासक थे यानी पाल वंश के जो शासक थे वो कला और साहित्य के संरक्षक थे। यानी इनमें पूरी तरह से कला और साहित्य की संरक्षता पाई जाती थी। पाल वंश के शासक सामान्यतः बौद्ध थे तथा बौद्ध धर्म का पालन करने में ये निपुण और कुशल थे। इसीलिए इन्होंने कई विहार यानी कई विहारों का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण पाल वंश के समय में हुआ था तथा इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, पाल वंश के समय में ही हुई थी। हेलो क्लास, अब हम चर्चा करते हैं प्रतिहार वंश यानी प्रतिहार वंश जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से भी जानते हैं। मैंने प्रतिहार वंश को हम गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जानते हैं। लगभग 750 ईस्वी में ये शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे। मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश जो था वो 750 ईस्वी में ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैंने शक्तिशाली राजा के रूप में आ गया है। ये मलछेन को पराजित करके शासन में आए। मैंने उस समय राजा जो क्या था मलछेन था, उसे पराजित करके शासन में आए। मलछेन शब्द का शाब्दिक अर्थ था जाति से बाहर होना। मैंने जाति से बाहर होना यानी उस समय जो जनजाति में आते थे उन्हें पराजित करके पूरी तरह से ये वंश आगे आया था। सबसे महत्वपूर्ण राजा यानी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक जो था वो भोज था। यानी भोज प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसका शासनकाल 873 से 882 ईस्वी तक था। या उसने 873 से 882 ईस्वी तक शासन किया। भोज के पुत्र यानी भोज का पुत्र जो था महेंद्रपाल था, पर उसने भी अपने साम्राज्य की स्थापना की। कहा जाता है कि राजा भोज जो थे वो क्या थे, वैष्णव थे। माने राजा भोज को वैष्णव के रूप में जानते हैं, इसीलिए उन्हें विष्णु के स्वरूप आदिबारा की उपाधि धारण की थी। मैंने आपको 3 वंशों के बारे में, पाल वंश और प्रतिहार वंश के बारे में आज आपको बताया है। अगले वीडियो में हम आपको अगले वंश के बारे में अध्ययन करवाएंगे तथा आपको अगले वीडियो के अकॉर्डिंग हम आपको चैप्टर यानी नए राजा और राज्य के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज मैं 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रथमा पाठ यानी पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है मूर्खा राजकुमारा। नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि मूर्ख राजकुमारों के बारे में इस लेसन में आप पढ़ेंगे। ये एक कहानी है जिसमें एक राजा के 4 पुत्र होते हैं और चारों ही मूर्ख होते हैं, तो वो राजा बहुत चिंतित होता है। फिर वो किसी विद्वान को बुला करके अपने पुत्रों को शिक्षित कराता है और वे शास्त्रज्ञ हो जाते हैं या नीति निपुण हो जाते हैं।
तो यही इस कहानी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा सुप्त अवस्था में होती है, यानी सोई हुई अवस्था में होती है, और समय आने पर विशेष परिस्थितियों में वो जागृत भी हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी है इसमें बच्चों। और आपको करना क्या है कि जब भी आप लेसन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ आपकी बुक में दिए हैं, उसका इंग्लिश वर्जन आपको नहीं लिखना है, सिर्फ हिंदी वर्जन लिखना है। और लिखना इसलिए है कि लिखते समय आपको कुछ न कुछ याद भी हो जाता है, इसलिए अपनी नोटबुक में सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद जो मैं ये लेसन पढ़ाने जा रही हूँ इसका अर्थ लिखेंगे। अर्थ कैसे लिखना है वो भी ध्यान दें कि सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ लेसन की स्टार्टिंग में एक ही बार लिखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। संकेत तो आप बार बार लिखेंगे, लेकिन संदर्भ एक बार। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुगंधा के मूर्खाः राजकुमाराः नामक पाठ से ली गई है। ठीक है, यानी संदर्भ लिखते समय आपको अपनी पुस्तक का नाम लिखना है, वो ब्लैक पेन से लिखें, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, और अपने लेसन का नाम भी लिखना, किस लेसन का अर्थ आप लिखने जा रहे हैं। तो ये लेसन है मूर्खाः राजकुमाराः। ठीक है, तो इस तरह से आप संदर्भ लिख लेंगे। उसके बाद आपको करना है कि संकेत लिखें। संकेत यानी आप संकेत दे रहे हैं कि हम कहां से कहां तक का अर्थ लिखने जा रहे हैं। तो लेसन में आप का हम ये पैसेज ले रहे हैं, एकता से लेकर के डैश 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 दास्यामी तक, यानी आप जो अर्थ लिख रहे हैं वो एकता से लेकर के दास्यामी तक लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप होता है आपको अर्थ लिखना है। संदर्भ लिख लिया आपने, संकेत लिख लिया, और उसके बाद अर्थ लिखना है। ध्यान दें, मैंने ये पूरा पैरा संस्कृत का लिख रखा है, यहां से लेकर यहां तक। वो तो मैं पढ़ाने के लिए यहाँ पर पूरा पैसेज लिखती हूँ, आपको अपनी नोटबुक में ये संस्कृत की पंक्तियां नहीं लिखनी है। ठीक है, आपके पास तो बुक होगी उस समय, तो बस आप संकेत देखेंगे कि मैंने कहां से कहां तक का अर्थ पढ़ाया है। क्लियर है? तो यहाँ जो अर्थ हेडिंग मैंने डाली है, यहाँ पर आपको हिंदी अर्थ लिखना है इस पैसेज का, ये संस्कृत की पंक्तियां नहीं लिखनी। समझ में आ गया? तो अब इन पंक्तियों का अर्थ देखें ध्यान से। एकदा सुदर्शनः नाम एकः नृपः आसीत्। एकदा मीन्स एक बार, सुदर्शन नामक एक राजा था, आसीत में था। एक बार सुदर्शन नाम का एक राजा था। प्रजापालने, प्रजापालन में अति कुशल, अत्यंत कुशल। सः स्नेहेन प्रजाः अपालयत्। उसने स्नेहेन, स्नेह से, प्रजाः पालयत्, प्रजा का पालन किया। उसने स्नेह से प्रजा का पालन किया। प्रजा पालन में अत्यंत कुशल, उसने स्नेह से या प्रेम से। प्रजा पालयत्, प्रजा का पालन किया। परम मीन्स परंतु। तस्य नृपस्य, उस राजा के, चत्वारः पुत्राः, चार पुत्र, मूर्खाः अशिक्षिताः गुणहीनाः च आसन्। परंतु, परम मीन्स परंतु, तस्य नृपस्य, उस राजा के, चत्वारः पुत्राः, चार पुत्र, मूर्खा मूर्ख, अशिक्षित और गुणों से रहित थे या गुणहीन थे। चा लगा हुआ है बेटा, ठीक है। चा का मतलब होता है और, लेकिन संस्कृत में हम लास्ट में चा लगाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं कि श्याम और गोविंद, तो श्यामः गोविंदः चा लिखेंगे हम संस्कृत में, यानी श्यामः चा गोविंदा ना लिख करके हम चा बाद में लगाते हैं, जैसे श्यामः गोविंदः चा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए चा बाद में लगा हुआ है, तो इसका अर्थ होगा परंतु उस राजा के चार पुत्र मूर्ख, अशिक्षित और
गुणहीन थे। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। इस कारण से राजा अतीव, देखो यहाँ संधि है बच्चों। संस्कृत में जब दो या दो से अधिक शब्द जुड़े होते हैं तो उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ ही होता है जोड़, और हमें इन शब्दों को अलग करके इनका अर्थ समझना है। जैसे ये अतीव शब्द है तो इसका विच्छेद होगा अति प्लस इव, दीर्घ संधि। ठीक है, तो अब संधि विच्छेद करने से आपको पता चल गया कि यहाँ पर कौन से दो शब्द हैं, अति प्लस इव, यानी बहुत ही, इसका अर्थ होगा। इस कारण से राजा बहुत ही चिंताकुल आसीत्, चिंता से व्याकुल था। आकुला मीन्स व्याकुल। यहाँ भी दो शब्द हैं, कौन सा है, यहाँ भी दीर्घ संधि है, चिंता प्लस आकुला, ये दो शब्द हैं, ये भी दीर्घ संधि है। इस कारण से राजा बहुत ही चिंता से व्याकुल था। आसीत मीन्स था। किम करोमि, किम मीन्स क्या, क्या करूं, कथम कैसे, एतान मम विद्याहीनान पुत्रान सर्वगुण संपन्नान करोमि, कैसे, एतान मीन्स इन, मेरे विद्याहीन पुत्रों को सर्वगुण संपन्न करूं। कैसे, मेरे इन विद्याहीन पुत्रों को सर्वगुण संपन्न करूं। बारंबार, बार बार, एतम विचिंत, ऐसा सोचकर, बार बार ऐसा सोचकर, चिंता करा, चिंता से व्याकुल, सह अग्रिमे दिवसे, उसने अगले दिन, अग्रिमे दिवसे अगले दिन, राजसभायाम आगत्य, राजसभा में आकर, अघोषयत, घोषणा की। बच्चों जैसे मैं पढ़ा रही हूँ एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको इसका अर्थ अपने शब्दों में नहीं लिखना है, इस पैसेज का आपको हिंदी अनुवाद करना होता है। तो डीटो वर्ड बाय वर्ड जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही आपको अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पर है राजसभायाम आगत्य, तो आकर ही होगा, आए या आए थे ऐसे करके कुछ नहीं लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ प्रत्यय है। ऐसा सोचकर चिंता से व्याकुल उसने अगले दिन राजसभा में आकर अघोषित, घोषणा की। अस्ति कश्चित विद्वान पंडिताः, कोई विद्वान पंडित है, यह मीन्स जो, मम मूर्ख पुत्रान, मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुणान कर्तुम समर्था भवे। ऐसा कोई विद्वान पंडित है जो, या में जो, मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुण करने में समर्थ हो। अहम, मैं, तस्मै महापंडिताय, मैं उस महापंडित को, पंडित यानी विद्वान या महाविद्वान को, प्रभूतम धनम, बहुत सारा धन, पुरस्कार रूपेण दास्यामि, पुरस्कार रूप में दूंगा। मैं उस महाविद्वान को प्रभूतम धनम, बहुत सारा धन पुरस्कार रूप में दूंगा। तो बच्चों इस पैसेज का या इस गद्यांश का अर्थ इतना हो गया है। मैं इसके आगे दूसरा पैराग्राफ आपको फिर से पढ़ाऊंगी। Myself राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ ग्रुप ऑफ शिवाजी इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों चैप्टर पहला है पोषण। इसमें आपने परजीवी के प्रकारों तक अध्ययन कर लिया था। अब आज है आपका सहजीविता से आप क्या समझते हैं। सिम्बायोसिस यानी सहजीवन। तो सहजीविता का मतलब है कि एक दूसरे पर आश्रित होना, यानी कि दोनों का मिलजुल करके आदान प्रदान करना। तो सहजीविता में जब दो पौधे परस्पर इस प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं कि इनमें से दोनों को लाभ होता है, तो उसे
हम सहजीविता कहते हैं। अर्थात कुछ आवश्यकताएं पहला पौधा दूसरे के द्वारा पूरी करता है और कुछ दूसरा पौधों को पहले वाले को से लेता है और दूसरा देता है, इस प्रकार से। तो शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है, इसलिए शैवाल अपना भोजन स्वयं बना लेता है। शैवाल में भोजन बनाने की क्षमता होती है क्योंकि वो हरे रंग का होता है। अतः यह कुछ अंश तक स्वपोषी है और भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। शैवाल द्वारा निर्मित भोजन को कवक अपनी आवश्यकता अनुसार लेता है तथा इसके बदले में जल एवं खनिज लवण शैवाल को देता है। शैवाल अपना भोजन बना लेता है तो शैवाल से कवक भोजन ले लेता है और उसके बदले में उसको जल एवं खनिज लवण दे देता है। तो इस प्रकार से इसको सहजीवन कहते हैं। अब पौधों में पोषण अधिग्रहण विधि। पौधों में अगला प्रश्न है, प्रश्न पौधों में भोजन अधिग्रहण विधि। अधिग्रहण विधि ये भी सिम्बायोन्स या सहजीवन से रिलेटेड है। तो जैसे पौधा होता है इस प्रकार से, मान लीजिए कोई प्लांट है ऐसे, तो इसमें ये रूट्स होती हैं ऐसे। ये तो हो गई प्राथमिक, और नीचे की ओर चले जाएं तो यहाँ पर एक कैप संरचना होती है ऐसे, और इस जगह पर मूल रोग होते हैं ऐसे, और फिर इससे द्वितीयक जड़ें ऐसे निकलती हैं, और ये आपका इस तरीके से। तो जब पानी और खनिज लवण पौधा जड़ से यानी जड़ के वृद्धि प्रदेश, इस प्रदेश को कहते हैं वृद्धि प्रदेश, यानी मूल रोमों के द्वारा मिट्टी से पानी एवं खनिज लवण पौधा अवशोषित करता है। उसके पहले दलहनी फसलों में यहाँ पर ग्रेन्यूल यानी गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में बैक्टीरिया भी होता है। तो बैक्टीरिया सहजीवन के आधार पर बैक्टीरिया इससे यानी पौधे से भोजन लेता है, लेकिन पौधे को जल एवं खनिज लवण मिट्टी से अवशोषित करके एवं नाइट्रोजन गैस भी फ्री नाइट्रोजन जो वातावरण में है उसको अवशोषित करके इस पौधे को नाइट्रोजन भी देता है, जिससे इस पौधे में वृद्धि होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, यानी जो ये बैक्टीरिया है ये इससे भी कुछ ले रहा है और इसको दे भी रहा है। दे क्या रहा है? जल एवं खनिज लवण। तो पौधा जब अपना भोजन इस प्रकार से ग्रहण करता है और फिर यहाँ पर जाइलम नलिकाएं होती हैं ऐसे, ये पत्ती तक इस प्रकार से स्ट्रक्चर ऐसे जाती है। तो पानी एवं खनिज लवण जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये जाइलम द्वारा पत्ती तक पहुँचाया जाता है। और जब पत्ती तक पहुँच जाता है, पत्ती में एक ग्रेना पार्ट होता है, एक छोटा सा पर्णरंध्र होता है, उसको उस पार्ट में भी एक ग्रेना होता है। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होने के बाद फिर इसमें स्टार्च या ग्लूकोज या मंड का निर्माण होता है, जिसको फ्लोएम नलिकाओं द्वारा पौधे के सभी भागों में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया भी इस पौधे के लिए सिम्बायोन्स यानी सहजीवन का कार्य करते हैं। अब आता है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण अगला प्रश्न है, जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। तो जंतु विभिन्न प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के पाचन की क्रिया सामान्यतया समान होती है। जंतुओं में पोषण क्रिया दो महत्वपूर्ण घटकों पाचन एवं अवशोषण द्वारा पूरी होती है। डाइजेशन यानी जब आप भोजन अपना करते हैं तो सबसे पहले मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, जिससे लार अच्छे ढंग से भोजन में मिल जाए
और वो महीन कणों में टूट जाए। इसके बाद वो अंदर ले जाया जाता है। जब वो आमाशय में जाता है तो आमाशय में भी क्रमाकुंचन गति, यानी दीवार में कुछ टूल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनमें वो बराबर क्रमाकुंचन की गति इस प्रकार से होती रहती है जिससे भोजन और महीन कणों में टूट जाता है। और उसमें बहुत सारे कई सारे स्टमक में विकर या एंजाइम मिलते हैं। वो एंजाइम मिलने के बाद फिर आगे की ओर भोजन ड्यूडेनम से होता हुआ, यानी ग्रहणी से होता हुआ फिर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है और अवशोषण भी होता है। बड़ी आंत में कोई अवशोषण नहीं होता, यहीं से अवशोषित होकर के ब्लड में मिला दिया जाता है भोजन को। तो जंतुओं में पोषण भी इस प्रकार से हो गया। और अंतर्ग्रहण की बात, यानी भोजन अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन अंदर ले जाने की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हैं? जैसे मेढक है, मेढक में जीभ जो होती है वो आगे की ओर जुड़ी होती है और पीछे की ओर मुड़ी होती है। आगे की ओर जो मुड़ी होती है, जब वो अपना शिकार देखता है तो जीभ को आगे की ओर निकालता है और उसे पकड़ लेता है और फिर से वो जीभ को अंदर ले जाता है। इस प्रकार से अंतर्ग्रहण करता है। पौधे अपना अंतर्ग्रहण जाइलम नलिकाओं द्वारा करते हैं, मूलों के द्वारा। तो इसी प्रकार से अमीबा भी एक कोशिकीय जंतु है। तो अमीबा की आकृति कोई निश्चित नहीं होती है, वो कैसा भी हो सकता है। इसमें से न्यूक्लियस ऐसे होता है, केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है और इसके बाद ये धागेनुमा स्ट्रक्चर्स भी इसमें होते हैं। इसमें गोल्गी बॉडी भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे होती है इस तरीके से। और ये इस प्रकार से गोल्गी बॉडी भी होती है, रिक्तिकाएं भी होती हैं। ये भोजन को ग्रहण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जब चलता है तो इसमें कूटपाद का निर्माण होता है। कूटपाद जैसे इस तरीके से है और ये भाग अंदर की ओर इस प्रकार से धंस जाता है तो एक कूटपाद का निर्माण हो गया। इसका भोजन जो भी यहाँ आएगा इस जगह पर, और तो ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे और ये इस प्रकार से भोजन को बंद कर लेंगे और अंदर ले लेते हैं। भोजन करने का या जंतुओं में पोषण इस प्रकार से भी होता है। तो कई प्रकार के जंतु होते हैं। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग क्लास 7H में सब्जेक्ट कंप्यूटर की क्लास है और चैप्टर नंबर 1 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है ये पढ़ा है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोगों ने देख लिया कि सॉफ्टवेयर जनरली हमारे 3 तरह के हैं। हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने कल अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम लोग सर्विस सॉफ्टवेयर भी या सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। ये नाम अभी याद रखिएगा, मैं बताऊंगी इसका नाम, इसको क्यों हम लोग कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये भी आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेसिक नीड है कंप्यूटर की। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो आपका कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। पर जितनी इंपॉर्टेंस आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की है, ऑपरेटिंग सिस्टम की है, उतनी ही आपके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की भी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की एक तरह से हेल्प के लिए या उसके सहायता के लिए या उसके सहायक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आपके ये क्या करता है, आपका इसमें बहुत सारे कंप्यूटर
अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या इनको एक तरह से हेल्पर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या होता है, आपको एंटीवायरस प्रोग्राम हो गया, ठीक है, ये आपके बैकअप फाइल्स के लिए, बैकअप फाइल्स हमने कोई पेन ड्राइव लगाई और हमने अपने प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो भी डेटा या फाइल्स पड़ी उनका हमें बैकअप लेना है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं पड़े हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मीन्स अगर आपका एंटीवायरस नहीं पड़ा है तो वायरस अगर आ रहा है तो वो कैसे इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपके प्रोग्राम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इन सारी चीजों में आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प करता है। सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में, सिस्टम को नियंत्रित करने में, सिस्टम को मेंटेन करने में आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज होता है और इसको हम लोग सिस्टम सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। अब आपका आता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या क्या है। सबसे पहले आपका ये है टेक्स्ट एडिटर, ये आपका है टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। ये आपका एक तरह से मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, टेक्स्ट एडिटर में आपका आता है नोटपैड और वर्डपैड। ठीक, टेक्स्ट एडिटर का मतलब क्या हो गया, जहां पर जैसे हम लोग अभी सी का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो सी के प्रोग्राम लिखना है या मान लीजिए कि हमको अभी HTML की प्रोग्रामिंग बनानी है, तो अगर HTML की प्रोग्रामिंग अगर हमको करनी है तो HTML की प्रोग्रामिंग जो है वो नोटपैड पे ही होती है। तो ये क्या करता है, आपको टेक्स्ट एडिटर की सुविधा देता है, यानी कि जब आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म हमको चाहिए होता है जिसमें कि हम उसके प्रोग्राम्स को राइट करें। तो टेक्स्ट एडिटर की फैसिलिटी जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर में आती है। इसके अंतर्गत आपके जैसे नोटपैड प्रोग्राम है और आपका ये वर्डपैड सॉफ्टवेयर है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपका टेक्स्ट एडिटर के अंतर्गत आते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका है डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम। ये डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम्स क्या होते हैं अभी मैं बताती हूँ आपको। What is a data selection program? डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि सपोज आपकी डेटा फाइल आपकी कंप्यूटर में है, डेटा फाइल पड़ी हुई है आपकी, डेटा फाइल माने कि जिसमें हमारा बहुत सारा डेटा पड़ा है, उस डेटा फाइल में से हमको नाम से है डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम, यानी कि उस फाइल में से कुछ हमारी ऐसे भी है जिनको हम चाह रहे हैं कि ये डेटा हमारा उस फाइल से अलग हो जाए। तो अगर ये हमको है कि ये डेटा हमारा उस डेटा फाइल से, यानी कि जो हम रिक्वायरमेंट हमारी है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा अलग हो जाए, तो इसके लिए आपको कुछ कमांड्स होते हैं, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको मतलब डिजायर्ड या इच्छित जिसको हम लोग कहते हैं वो डेटा आपका डेटा प्रोग्राम से अलग हो जाएगा। तो इसके लिए डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि ये आपके सपोर्ट के लिए, ये जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, डिस्क का मतलब हो गया कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जहां पर हम अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वहां पे ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आपका कोई सिस्टम प्रोग्राम होते हैं। तो वो आपके क्या करते हैं, कंप्यूटर में सपोज बहुत ज्यादा है तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फाइल को, जो डेटा फाइल्स होती है उसको कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने का मतलब बहुत बड़ी फाइल है, इसको बाइंड अप करके छोटे में ही वो फाइल आपकी कम स्पेस में आ जाती है और बाकी मेमोरी जो है आपकी यूज हो जाती है, फिर मतलब फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम का यही होता है। डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या करता है, फाइल को कंप्रेस करने में हेल्प करता है और बाकी वो जो मेमोरी स्पेस है डिस्क में आप उसको यूटिलाइज कर सको। ऐसे ही आपका आता है फाइल स्टोरिंग प्रोग्राम। यहाँ पे फाइल स्टोरिंग प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया कि सपोज अगर आपकी कोई भी फाइल डेटा फाइल पड़ी हुई है, उसमें आपको डेटा जो है वो अपने सॉर्टेड ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है, किसी भी तरीके से जिस ऑर्डर में आपको देखना है प्रोग्राम्स को, तो वो
थ्रू आपका हो सकता है। इसके अलावा बच्चों और भी इसमें प्रोग्राम्स आपके क्या हैं, सपोज जैसे मान लीजिए आपको एंटीवायरस प्रोग्राम, ठीक है, तो एंटीवायरस प्रोग्राम ये आपका बेस्ट एग्जांपल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। एंटीवायरस प्रोग्राम, ये एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करता है आपका, एंटीवायरस प्रोग्राम जो होते हैं तो आपके प्रोग्राम में आपके कंप्यूटर में जो वायरस आ जाता है, ठीक, जब हम लोग इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या कभी हम लोग पेन ड्राइव के थ्रू डेटा जो है वो ट्रांसफर करते हैं, तो वायरस अब एक सिस्टम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो ये एंटीवायरस क्या करता है, आपके प्रोग्राम जो कंप्यूटर में किसी भी फाइल में या आपके सिस्टम में आपके जो प्रोग्राम में जो वायरस होते हैं वो उसको स्कैन करके आपको उसकी इंफॉर्मेशन देता है कि वायरस है और वायरस को रिमूव करता है। तो ये एक फैसिलिटी हो गई। उसके अलावा आपको वो देता है बैकअप फाइल की सुविधा। बैकअप फाइल्स की सुविधा का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको सपोज मान लीजिए कोई डेटा है, हमको उसका बैकअप लेना है। इन द केस ऑफ बैकअप लेने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में फाइल का जो है, आपको फाइल जो है वो पेन ड्राइव में कहीं वो डेटा स्टोर करना है, तो वो आपको बैकअप फाइल की सुविधा प्रदान करता है। तो इस तरह से आपका ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो सर्विस एज अ सर्विस प्रोग्राम की तरह वो आपके कंप्यूटर में आपकी हेल्प करता है। यानी कि जितना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, उतनी ही आपकी सुविधा इम्पॉर्टेंस है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपका जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी उसी के साथ आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके देता है। अब उसके बाद तीसरा आपका आता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बच्चों आज हम लोग इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक सिंपल आज की हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, हम लोग सिर्फ इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन का हिंदी में नाम होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग तो यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे अनुप्रयोगों के आधार पर बनाए गए हैं, यानी कि जो हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं वो आपका हमारी एप्लीकेशन। हमको कैसा, जैसे कि सपोज हम लोग अब जब कंप्यूटर में सभी काम करने लगे हैं तो हम लोगों को चाहिए होता है एक ऐसा जिसमें कि हम लोग जो है वो मतलब डॉक्यूमेंट्स, अपना कोई लेटर लिख सके, कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या सपोज, तो इस तरह से तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हो गया। एक आपका हो गया कोई हमें कैलकुलेशन के लिए चाहिए, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि किसी स्पेशल पर्पस को पूरा करते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नहीं आते, ये किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। और इसमें सबसे पहला आपका आता है MS वर्ड। MS वर्ड जो होता है वो जनरली टाइपिंग के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कोई तैयार करना होता है, सपोज आपकी मैम ने कहा आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है तो अब आपको बहुत ऐसे ही हॉलीडे होमवर्क मिलेगा, तो अब आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग बढ़िया से उसको कंप्यूटर में ही कर लेते हैं और सुंदर सी फाइल प्रिंट आउट निकाला लिए और ये, तो वो जो प्रिंट आउट आपके जो क्वेश्चंस की निकाले दैट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट, और वो आप जो वर्क करोगे वो MS वर्ड में ही करोगे, ठीक है। तो MS वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ गया। सेकंड आपका आता है MS एक्सेल। मैं आपको बिल्कुल सिंपल से 3-4 एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपको इजी रहे सब पढ़ना। MS एक्सेल क्या होता है, सिंपल कैलकुलेशंस के लिए होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या जैसे स्क्वायर रूट वैल्यू निकालिए, इस तरह से सिंपल कैलकुलेशंस के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए आपका ये होता है। जस्ट लाइक कैलकुलेटर का भी वर्क करता है, जो आपके जो यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह जो बनती है वो जनरली एक्सेल में ही बनती है। फिर आपका एक तीसरा आता है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट इस समय जब आपका ये जो कोविड-19 की वजह से जो आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं और ये जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो कभी बीच में स्लाइड्स के थ्रू, कभी डायरेक्टली ऐसे जो लेक्चर्स हो रहे हैं, तो इसमें पावर पॉइंट का बहुत अच्छा रोल है। पावर पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स, हम लोग स्लाइड में जो हमको लिखना है वो बना के और हमने अपना वॉइस रिकॉर्ड कर दी
और फिर उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन डिस्प्ले होगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा आपका एक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से 3 आपके लिए है। ऐसे एक और आता है DBMS सॉफ्टवेयर आता है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, या MS एक्सेस होता है। MS एक्सेस यानी कि सपोज अगर आपकी क्लास में सारे बच्चों का रिकॉर्ड हमको रखना, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए, डेटा का रिकॉर्ड जो है मेंटेनेंस के लिए आपका ये एक्सेस जो है वो काम में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा है,